अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में क्रांति हो गई है। वहां की सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देकर उन्हें भागना पड़ा। नेपाल हिंसा की चपेट में है, संसद भवन को आग लगा दी गई है, सड़कों पर हिंसा है, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। नेपाल में खूनी क्रांति हुई है। 23 लोगों की लाश पर और अनगिनत लोगों के, घायल लोगों के खून के कारण नेपाल में एक बड़ी क्रांति हुई। केपी शर्मा ओली की सरकार बड़ी बेइज्जत होकर हटाई गई, बल्कि उनको छोड़कर काठमांडू भागना पड़ा। नेपाल की हिस्ट्री में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक पड़ोसी मुल्क के नाते हमें भी तमाम सावधानियों की आवश्यकता है। आज चर्चा नेपाल में अचानक से बदले हुए हालात पर। बहन भाइयों, भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल को अगर दर्द होगा तो उसकी तकलीफ का एहसास हर भारतीय को होगा। हम सब के भीतर एक नेपाल रहता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का नेपाल के साथ एक रिश्ता है। आज जब नेपाल से कल से आ रही तस्वीरें भारत में देखी गई, लोग अचरज और हैरानी से भर गए। नेपाल में 24 घंटे के भीतर खूनी क्रांति हुई। इस क्रांति की उम्मीद शायद नेपाल के लोगों ने, वहां की सरकार ने, दुनिया के किसी इंटेलिजेंस सिस्टम के पास शायद ही रही हो। 24 घंटे के अंदर वहां की युवा पीढ़ी, जिसे जेनजी के नाम से आंदोलन को नामकरण किया गया, उन्होंने क्रांति रच दी। 23 लोग मारे गए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। केपी शर्मा ओली की भ्रष्ट सरकार को नेपाल से इन क्रांतिकारियों ने, इन आंदोलनकारियों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने उखाड़कर सिर्फ फेंका ही नहीं, बल्कि उनको बेइज्जत करके काठमांडू छोड़ने के लिए विवश किया। वैसे केपी शर्मा ओली कोई भारत के प्रशंसक नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने भारत का कोई दौरा भी नहीं किया था और भारत के साथ उनके सहज संबंध भी नहीं थे। लेकिन जब से वो एससीओ की बैठक से चीन से लौटे थे, उनके अंदर का जो अहंकार था वो और जग गया था। नेपाल में उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अपने विरोधियों को चुन चुन कर जेल में डाला, एजेंसियों उसका दुरुपयोग किया, विरोधियों के घर छापे डलवाए, उनको जेल में डलवाया। न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न फॉरेन इन्वेस्टमेंट, न इंफ्रास्ट्रक्चर। ताकत के दम पर केपी शर्मा जिस तरह से राज कर रहे थे, जनता ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। और ये कोई मामूली बगावत नहीं है बहनों भाइयों, बहुत अपमानजनक तरीके से उनको बेइज्जत होकर काठमांडू से भागना पड़ा। अब इसको संयोग कह लें या प्रयोग, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ भी घट रहा है, उसकी स्क्रिप्ट लगता है एक जगह लिखी जा रही है। क्या यह वाकई में जन क्रांति है? क्या यह जनता की बगावत है? कुशासन के खिलाफ जनता का ये आंदोलन है? अगर है तो फिर उनका अंदरूनी मामला है, इसका भारत से कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकतें इन मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, तो यह गंभीर खतरे का विषय पूरे साउथ एशिया के लिए है। मैं शुरू करना चाहता हूं अफगानिस्तान का वो दिन कि 24 घंटे के भीतर तालिबान ने काबुल पर अटैक करके कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति को अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। उसके दृश्य दुनिया ने देखे थे। उसके बाद म्यांमार आ जाइए, भारत का दूसरा पड़ोसी मुल्क। वहां की सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री आज भी जेल के भीतर हैं। वहां सेना ने कू किया और तख्ता पलट करके सत्ता कब्जा कर लिया। वहां की भी कहानियां और वहां के भी दृश्य लोगों ने देखे जिस वक्त तख्ता पलट सेना ने किया। तीसरा उदाहरण आपको श्रीलंका का मिलेगा, हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क। वहां भी 12 घंटे के भीतर जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, प्रेसिडेंट हाउस को स्टॉर्म किया गया, संसद पर कब्जा किया गया, वहां के भी राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश अगला उदाहरण। 18 घंटे के अंदर ढाका के हालात ऐसे बदले कि चारों तरफ पूरे बांग्लादेश में आग लग गई। ऐसा लग रहा था कोई सुनियोजित तरीके से तैयार बैठा हुआ है। शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा और वो भारत में शरण ले रही हैं इस वक्त हैं। और अब नेपाल।
अगर ये, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सरकारों के कुशासन, उनके भ्रष्टाचार, उनकी तानाशाही है, तो ये भारत का कंसर्न नहीं है, उन देशों का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस शामिल हैं तो ये गंभीर खतरे का संकेत है, सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए। क्योंकि यह संयोग नहीं हो सकता कि सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी हो। क्या कोई प्रयोग कर रहा है? ऐसा क्या किया था ओली ने? बहन भाइयों, ओली ने अमेरिकन कंपनियों पे हाथ डाल दिया था, सारे ऐप बंद कर दिए थे, सारी सोशल मीडिया बंद कर दी थी, और वो सब थे अमेरिकन कंपनीज। क्या श्रीलंका ने भी वही किया था? बांग्लादेश अगर आप जाएंगे तो शेख हसीना का वो स्टेटमेंट, उस आइलैंड पर किसकी नजर थी, वो भी देखें। अफगानिस्तान का मामला भी अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं किसी पर डाउट कर रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं, क्या कोई संयोग है या प्रयोग? नेपाल की जनता का गुस्सा जायज है, ऐसे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी ताकत की एक 18 घंटे के भीतर एक ताकतवर काठमांडू की सरकार को घुटने ही नहीं टेकनी पड़े, अपमानित होकर काठमांडू छोड़कर भागना पड़ा, मंत्रियों को बेइज्जत करके दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, संसद भवन के भीतर पेट्रोल और डीजल के टैंकर घुसाकर विस्फोट किए गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का निवास फूंक दिया गया। यह सामान्य घटना नहीं है बहनों भाइयों, यह एक असाधारण डेवलपमेंट है हमारे पड़ोस में। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों? इसीलिए तो डिबेट बुलाई है। तो आज की ये परिचर्चा में हम शुरू करें। पहले मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें। Corruption! We are fighting against corruption. This is the motto of our protest. Fighting against corruption. हत्यारा सरकार, नेपाल हत्यारा सरकार। हमारा मकसद इतना ही है, हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमारे जो राइट्स है, अधिकार है, बोलने की आवाज, हमको न दबाया जाए। हमारी जो आवाज थी, सोशल मीडिया की आवाज थी कि सबके सामने हम बोल पा रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी घूसपेट हो रही थी, कहीं भी करप्शन हो रहा था, तो आदमी फटाक से फेसबुक पे लेता था और दिखा देता था। वही ये मेन जड़ है कि उन्होंने बंद कर दिया। काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिन्होंने 2 दिन में सब कुछ कर दिया, ये इस नेता सब ने हमारा 19% खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये तो बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी, इस भारत की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव श्रीवास्तव, इस देश के बहुत ही जाने माने डिप्लोमेट और फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। विमल सिंह राणा, गोरखा कल्याण समिति के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। और 2 बहुत ही खास मेहमान मैंने आज की परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया है। मेरे साथ काठमांडू से द डिप्लोमेट नेपाल मैगजीन के एडिटर इन चीफ जगदीश्वर पांडे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस देश के सबसे ख्यातिलब्ध साइबर मामलों के एक्सपर्ट, जाने माने सेलिब्रिटी डॉक्टर पवन दुग्गल हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के